बच्चों, हम पिछले लेक्चर में हमने सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर आउट हुआ है 2021 के लिए, हमने वो स्टार्ट किया था। मैथ्स का बेसिक कर रहे थे हम लोग। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हमने करने चालू किए थे। हम पहुँचे थे 1 मार्क के क्वेश्चंस में। हम पहुँचे थे क्वेश्चन नंबर 7 हमने करा था लास्ट में, उसका और भी किया था। अब हम पहुँचे हैं क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग सर्कुलर। ये सर्कल वाला है। अभी मैंने फ़िलहाल सर्कल वाला चैप्टर चलाया नहीं है। मैं अभी ये फ़िलहाल बाकी में रखती हूँ, क्योंकि मेरे अभी 5 चैप्टर चलाने बाकी हैं आप लोगों को, ठीक है। ये मैं बाकी में रखती हूँ। इसके बाद 9th वाला है, ये एप्लीकेशंस टू ट्रिगो है, ये हमने किया है, ठीक है। इसके बाद है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल, ये भी एरिया ऑफ सर्कल वाला चैप्टर है, ये भी मैंने अभी नहीं करा है, इसको भी बाकी रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 9th नंबर। 9th है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड वेयर इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 centimeter. Find the height of the tree where it is broken. ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी की टेक्स्ट में भी है। जस्ट हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 9 देखें। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। देखो एक ट्री है, एक ट्री है, ये लंबा सा ट्री है, ठीक है। नाम इसको देते हैं हम डी, ठीक है। ये एक लंबा सा ट्री है और ये ब्रेक हो जाता है। सपोज यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ये ट्री टूट जाता है, आंधी आती है, यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है। आंधी आती है तो ये ट्री टूट जाता है। ये देखो, ये ट्री का ये हिस्सा टूट गया, तो टूट के ये टेढ़ा होके ऐसे सीधा गिर गया। यहाँ से ये इतना हिस्सा रह गया ग्राउंड में, इतना हिस्सा रह गया, यहाँ से ट्री टूट गया ना, तो वो टेढ़ा हो गया। तो ये हिस्सा जो टेढ़ा हुआ, ये टूटा हुआ हिस्सा है। ये टूटा हुआ हिस्सा है ना, ये टूटा हुआ हिस्सा यहाँ इस तरह से टेढ़ा हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे टेढ़ा हुआ, ठीक है। ए सी, ठीक है। ये टूटा हुआ हिस्सा डी ए है, ये ए सी हुआ, ठीक है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड वेयर इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, ये इसका टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, और इसका क्या है 8 मीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट इज ब्रोकन। तो आपको ये हाइट फाइंड करनी है, जहां से टूटा, तो यहाँ से टूटा है ना, आपको ए बी फाइंड करनी है, ठीक है। पता लगा ये पूरा ट्री है, तूफान की वजह से टूट गया है। ये टूटा हुआ हिस्सा है, ये टूटा हिस्सा है यहाँ रह गया है, और एक इस तरह से ट्रायंगल बना दिया है, ठीक है। देखो हमेशा मैंने आपको बताया है नोन और अननोन। यहाँ देखो ये नोन बी सी है, अननोन है ए बी। इन ट्रायंगल ए बी सी कौन सा लगेगा? ये देखो ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनस बनाएगा, ये बनाएगा आपका ऑपोजिट, और ये बनाएगा आपका एडजेसेंट, ठीक है। ये हाइपोटेनस, ये ऑपोजिट और ये एडजेसेंट, ठीक है। किस तरह से फंक्शन सेट करोगे ऑपोजिट और एडजेसेंट? ऑपोजिट और एडजेसेंट के बीच में क्या सेट होगा? tan 30 डिग्री, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 30 क्या होगा? tan 30 होता है 1/√3, ठीक है। मैंने आपको वो टेबल भी सिखाई थी कैसे याद करनी है। ऑपोजिट क्या है आपका? ऑपोजिट आपको फाइंड करना है ए बी, एडजेसेंट है आपका बी सी। 1/√3, तो ए बी है, बी सी 8 है, ठीक है। देयरफॉर 8 है, 8/√3
ठीक है। सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू 8/√3 मीटर्स। सो ये है आपका ब्रोकन पार्ट का height of the tree from where it is broken. So height of the tree is 8/√3 meter from where it is broken. So ये है क्वेश्चन 9, ठीक है। सो इसके बाद मैंने आपको कहा क्वेश्चन 10 भी आपका एक जो है सर्कल वाला है, मैंने कराया नहीं। 11th स्टैटिस्टिक्स है, हमने अभी अभी किया है। सो व्हाट इज राइट द एम्पिरिकल रिलेशनशिप अमंग मीन मीडियन मोड। ये एक स्ट्रेट क्वेश्चन है जो कि आपके एनसीईआरटी में से है। जब मैंने चैप्टर कराया था तो मैंने शायद ये चीज़ मिस की थी, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। चैप्टर 14 में राइट द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन और मोड के बीच में रिलेशन क्या है। सो ये वाला जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप वाला है मीन मीडियन और मोड के बीच में, ये है पेज 286 पे। पेज 286 पे आपकी एनसीईआरटी में ये देखो दिया हुआ है, देयर इज ए एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तीनों के बीच में रिलेशन है। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। सो ये आपको ये वाला रिलेशन आपको लिखना है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। सो क्वेश्चन 10 का आंसर, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड इज 3 मीडियन मोड प्लस 2 मीन, ठीक है। सो ये आपका ये रिलेशन है, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन 11 है, ये 10 तो सर्कल वाला था, ये क्वेश्चन 11 है आपका। क्वेश्चन 12 आपका एक कंस्ट्रक्शन वाला है। सो क्वेश्चन 12 भी कंस्ट्रक्शन भी हमने अभी नहीं किया है, 5 चैप्टर्स हमने अभी तक नहीं किए हैं। अच्छा नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन 13, ये हमारा चैप्टर किया हुआ है। For what values of p does the pair of equations 4x plus py plus 8 is equal to 0 and 2x plus 2y plus 2 is equal has unique solution। सो अगर आपको याद हो, मैंने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए आपको चैप्टर 3 में से मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी। सो आपको वो टेबल यूज़ करनी है यहीं, ठीक है। वही मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। सो यहाँ देखो यूनिक सॉल्यूशन किन वैल्यूज़ के लिए होगा, और स्ट्रेट लाइंस, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन, कैसी स्ट्रेट लाइन बनेगी इन दोनों इक्वेशन। तो इन दोनों के लिए एक ही टेबल यूज़ होने वाली है, वही कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाली। मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, चैप्टर 3 की है वो टेबल। बच्चों 13th नंबर के लिए आप फिर से वही पेज नंबर 46 वाली ये इंपॉर्टेंट टेबल है 1 मार्क के लिए। सो देखो यहाँ पे फिर से 1 मार्क वाली यही टेबल, पेज 46 आपकी एनसीईआरटी में। यहाँ देखो ये पेयर ऑफ लाइंस हैं। सो यहाँ देखो यूनिक सॉल्यूशन है, देखो यूनिक सॉल्यूशन। सो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, ये देखो यूनिक लिखा हुआ है। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/80 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस या कोइंसिडेंट लाइंस कब होती हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब पैरेलल लाइंस होती हैं, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। सो ये इसी को ही ध्यान में रखते हुए हम रेशियोज निकालेंगे और फिर हम हमारा आंसर लिखेंगे। पेज नंबर 46 की ये टेबल। सो नाउ अभी ये रहा मेरा क्वेश्चन। सो सबसे पहले मुझे यूनिक सॉल्यूशन पी, भाई यूनिक सॉल्यूशन है दिया हुआ है, यूनिक सॉल्यूशन है और मुझे पी फाइंड करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन 13, ठीक है। सो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी, पी की वैल्यूज फाइंड करनी है मुझे और 2 इक्वेशंस दी हुई हैं।
4x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये दो इक्वेशंस हैं। सो इन दो इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो x के बाजू में 4 है, सो a1 इज इक्वल टू 4, y के बाजू में p है, सो b1 इज इक्वल टू p, और ये 8 है, सो c1 इज इक्वल टू 8। सो a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 2, c2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन है। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब इस ये लिखने पे आपको आधी मार्क मिल जाएगी, आधी मार्क ये लिखने पे मिलेगी और आधी मार्क जब आप p फाइंड करोगे तब। तो a1 की वैल्यू क्या है 4, a2 की है 2, सो 4 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू p अपॉन 2। सो 4 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू p अपॉन 2। सो अब ये 2 डिवाइड में सामने जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, सो 4 2 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू p। सो 2 1 जा 2 1 जा, सो p इज नॉट इक्वल टू 4। सो देयरफॉर p इज नॉट इक्वल टू 4। तो p की वैल्यूज क्या होगी, सो देखो नॉट इक्वल टू p 4 के अलावा कुछ भी हो सकता है पर 4 नहीं होगा, मतलब 4 के अलावा कुछ भी नहीं होगा, 4 के अलावा कुछ भी होगा पर p नहीं होगा। सो देयरफॉर फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट 4, 4 के अलावा, क्यों, क्योंकि 4 के तो नॉट इक्वल आया है ना। सो फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस will have a unique solution, ठीक है। इन पेयर ऑफ इक्वेशन का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब उसका और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का और वाला पार्ट। सो और वाला पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स विल रिप्रेजेंट। सो स्ट्रेट लाइन कौन सी, मतलब कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी, पैरेलल लाइन मिलेगी, इंटरसेक्टिंग मिलेगी। सो सिंपल, पहले ये जो इक्वेशन है a1 a2 b a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1, रेशियो फाइंड कर लो और फिर आंसर। सो क्वेश्चन 13 का और करते हैं, क्वेश्चन 13 का और। सो दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, ठीक है। सो 2x प्लस 3y, 5 इक्वल इधर आएगा तो -5 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y, 7 इधर है तो -7 इज इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 -5, ठीक है। सो 4x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू 6, c2 इज इक्वल टू -7, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब इक्वेशन के पास कैसा है, अभी आपको फाइंड करना है तो आप रेशियोज फाइंड कर लो। पहले a1 अपॉन a2 फाइंड करो। सो a1 अपॉन a2 तो 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2 2 जा, 1 अपॉन 2 हुआ। फिर b1 अपॉन b2 फाइंड करो। सो b1 अपॉन b2, b1 क्या है आपका 3, b2 है 6, सो 3 1 जा 3 2 जा, 1 अपॉन 2 हुआ, ठीक है। फिर क्या फाइंड करोगे, c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 फाइंड करो। c1 अपॉन c2 क्या होगा, सो c1 क्या है -5 -7, ठीक है, -5 अपॉन -7।
सो C1/C2 क्या हुआ 5/7। तो आप देख सकते हो कि जो A1/A2 और B1/B2 इक्वल है और C1/C2 नॉट इक्वल है। सो देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन कब होती है? सो अब ये देखो ये कंडीशन कब होती है कि कब ऐसे होता है। सो ये देखो यहाँ होती है। तो कब होता है? पैरेलल लाइंस में। देखो ये कंडीशन पैरेलल लाइंस में होती है। तीनों इक्वल होता है तो कोइंसिडेंट लाइन, अगर नॉट इक्वल होता है तो इंटरसेक्टिंग, और दो इक्वल हैं और नॉट इक्वल है तो पैरेलल। सो दो इक्वल और एक नॉट इक्वल, सो द लाइंस आर पैरेलल। वो वही पूछ रहा है ना कि ये लाइंस कैसी हैं। सो द लाइंस आर पैरेलल। सो दिस वाज द 13th क्वेश्चन। बच्चों अब 14th नंबर देखो। 14th नंबर क्या बोल रहा है? अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। बैग में से एक बॉल निकाला गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड? कि बॉल रेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सो देखो प्रोबेबिलिटी वाला सम है। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हम पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पहले लिख लेंगे, सारी इंफॉर्मेशन जो जो दिया हुआ है। सो क्वेश्चन 14, रेड बॉल्स कितने दिए हुए हैं? 3। ब्लैक बॉल्स कितने दिए हुए हैं? 5। और आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि बॉल रेड है। ठीक है। सो टोटल बॉल्स कितने होंगे? टोटल बॉल्स रेड प्लस ब्लैक 3 + 5 कितने होंगे? 8। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। रेड की क्या है प्रोबेबिलिटी? रेड की है 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 8। सो 3/8। सो ये हुआ आपका 14th। और इस 14th का और भी है। अ डाई इज थ्रोन वंस। एक डाइस फेंकी गई है। डाइस मतलब लूडो का, वो जो लूडो में यूज करते हैं। सो डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग अ प्राइम नंबर? सो डाई इज थ्रोन वंस, सिर्फ एक ही बार ही फेंका गया। डाई मतलब सिंगुलर हुआ, मतलब एक ही है। सो क्वेश्चन 14 का और। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 होंगे। ठीक है, मतलब टोटल आउटकम्स कितने होंगे? सो क्या क्या आ सकता है? या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 आ सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जो होता है 1 के अलावा जो खुद के टेबल में लगे, और 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है। तो कौन कौन सा हुआ प्राइम नंबर? 2 खुद की टेबल में और 1 में ही लगता है, 3 और 5। ठीक है, 1 नहीं आता है, 1 ना प्राइम में आता है ना कंपोजिट में। सो 2, 3, 5। ठीक है। सो प्राइम नंबर कितने हुए? 1, 2, 3। ठीक है। सो 14th क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1, 2, 3। ठीक है। सो ये 3 है, मतलब 1, 2, 3। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6। ठीक है। सो ये तो देखो 1, 2, 3 है, सो 6। 3 1 जा, 3 2 जा, सो 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन 14। ठीक है।
उसका और, ये हमने क्वेश्चन 14 भी किया और उसका और भी किया। अब 15th देखते हैं। 15th फिर से हाइट एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सम है। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे टावर खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of tower is 60 degree. Find the height of the tower. So ये 15th नंबर है आपका। 15th नंबर में हमने देखा अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो सपोज कि ये टावर है, ठीक है। सो ये टावर ग्राउंड पे खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर मतलब टावर का निचला हिस्सा। सो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे। सो ये 15 मीटर अवे पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या देखा गया? 60 डिग्री। एलिवेशन क्या होता है? जब आप नीचे से ऊपर देखते हो, ठीक है, वो एलिवेशन हुआ। इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो आपको ये ए बी फाइंड करना है। हाइट ऑफ द टावर आप एच भी बोल सकते हो, ठीक है। सो देखो बी सी क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है। लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट, ठीक है। सो यहाँ देखो tan 60 डिग्री इन ट्रायंगल ए बी सी, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो tan 60 क्या होगा? √3 होगा। ऑपोजिट क्या होगा? h, और एडजेसेंट क्या होगा? 15। सो √3 इधर, सो देयरफॉर 15 √3 H3 है 15 √3 मीटर। सिक्सटीन्थ नंबर देखो। सिक्सटीन्थ नंबर ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बाई नॉट ई, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज, ठीक है। इवेंट है और इवेंट नहीं है। सो ये आपने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये थियोरी में भी आया था ब्लैंक्स में। सो आंसर क्या होगा? 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज 1। ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ये पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, फिर 1 लिखना, फिर मार्क्स मिलेगी, 1 मार्क फिर मिलेगी। 16th नंबर देखो। 16th हो गया, सॉरी। अभी पीछे देखो 16 क्वेश्चंस हमने पूरे किए। सो ये 16 क्वेश्चंस MCQs हैं 1 मार्क वाले। खैर MCQs जैसे तो नहीं थे, नहीं ये जो 16 थे सारे क्वेश्चंस ही थे, ठीक है। छोटे छोटे 1 मार्क के क्वेश्चंस थे। अब जो नेक्स्ट है आपका सेक्शन 2, ठीक है। सो ये जो सेक्शन 2 है ये है आपका MCQ टाइप। सेक्शन 2 है, ये है आपका MCQ टाइप। और इसमें ये क्वेश्चन में इन्होंने ट्विस्ट लाया है, ये थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई किया है ये वाला। इसको उन्होंने केस स्टडी नाम दिया है, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड सम्स। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। कह रहे हैं हम ये केस स्टडी सम्स हैं, तो टोटल 4 केस स्टडी सम हैं। चारों में हर एक सम में 4-4 MCQs हैं और चारों 4 MCQs के मतलब टोटल 5 MCQs हैं, उसमें से आपको 4 ही करने हैं, ठीक है। अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन, मतलब ज़रूरी नहीं है 5 के 5 करने, 4 ही करने। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। सो ये क्वेश्चन 17 पहली केस स्टडी है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन 17 है और यहाँ आपका
रेड फोर्ट बना हुआ है, इस क्वेश्चन में रेड फोर्ट बना हुआ है। अब क्वेश्चन नीचे है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन इन्होंने दिया है ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में से, जो मैंने चलाया नहीं है। सो क्वेश्चन 17 मुझे करना पड़ेगा फिलहाल के लिए स्किप, ठीक है, क्योंकि मैंने चलाया ही नहीं है। सो ये क्वेश्चन 17 फिलहाल मैं इसको पेंडिंग में रखती हूँ। इसके बाद क्वेश्चन 18, ये वाला मैंने चलाया है, ये वाला चैप्टर हमारा किया हुआ है, आगे वाले चैप्टर्स में से ही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है। क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णनगर या कृष्णनगर, क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं सेकेंडरी स्कूल के, हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर गार्डनिंग एक्टिविटी। क्लास 10th के बच्चों को ऐसे लैंड दिया गया है, भाई आप गार्डनिंग करो। सैपलिंग्स ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्रिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। सो यहाँ पे छोटे छोटे सैपलिंग्स लगाए गए हैं, ठीक है, छोटे छोटे सैपलिंग्स लगाए गए हैं और एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, हर किसी का डिस्टेंस 1 मीटर है, ठीक है। यहाँ ये गुलमोहर लगाया गया है। देयर इज अ ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन इन द प्लॉट, यहाँ बीच में ट्रायंगुलर लॉन है छोटा सा। द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। स्टूडेंट्स को यहाँ सारा बोना है, मतलब इस एरिया को छोड़ के बाकी सारे में उनको बाकी प्लॉट में उनको फूल उगाने हैं, ठीक है। सो कंसीडरिंग ए एज ओरिजिन, ए को ओरिजिन मानो, कहाँ है ए, सो ये रहा ए। सो ए है ओरिजिन, मतलब ए को 0 0 मानो, ठीक है। आंसर क्वेश्चंस 1 to 5, 1 से 5 में क्वेश्चन आंसर करने हैं। अब इसमें चॉइस है, इन पांचों में से 4 ही करने हैं। ऊपर उन्होंने लिख दिया है कि 5 में से 4, ठीक है। कंसीडरिंग ए एज ओरिजिन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। देखो सुपर इजी सम, ए ओरिजिन है, कॉमन सेंस है, अगर ए ओरिजिन है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0 ही होंगे ना, ये तो हमें पता है कि जो भी ओरिजिन होता है कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, C 0 0। सो फर्स्ट का आंसर है C। सो क्वेश्चन 18, अच्छा क्योंकि ये नया सेक्शन हो गया ना, मतलब इन्होंने ये सेक्शन 2 बोला है ना, सो ये फ्रेश पेज से चालू करना, भले ये इतना पेज बच रहा है ना तो मैं इसको वेस्ट करूँगी। नया सेक्शन नया पेज, ठीक है। तो ये नया पेज है, मैं सेक्शन 2 हेडिंग डाल रही हूँ, ठीक है। सप्लीमेंट्री में नया पेज निकालना है, नए सेक्शन के लिए नया पेज। सेक्शन 2 क्वेश्चन 17 तो मैंने कराया ही नहीं है, पर आपको करना है एग्जाम में, ठीक है। तब तक तो मैं करा ही दूंगी आराम से, दिसंबर तक तो हो ही जाएगा। क्वेश्चन 18 कर रही हूँ मैं। सो क्वेश्चन 18, सो पहले का तो आंसर MCQ का आंसर फर्स्ट वाले का क्या है, B 1 0, ठीक है। मैंने फर्स्ट वाले का आंसर लिख दिया। अच्छा अब सेकेंड पूछ रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। सो P ये रहा आपका P, ठीक है, ये P है आपका। सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे P के, तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सिंपली अगर ये 0 0 है तो इसका मतलब ये x एक्सिस हुआ, इसका मतलब ये y एक्सिस हुआ, ठीक है। 1 1 के डिस्टेंस है, ये P है, ठीक है। सो यहाँ देखो इन्होंने लाइनिंग भी दी हुई है, ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट, P क्या होगा, x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट। सो x कोऑर्डिनेट क्या है 4 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा। सो यहाँ देखो, यहाँ नंबर लिख दो 1 2 3 4 5 6। सो 4 ये होगा आपका 4 और 6, 4 6, ठीक है। सो 4 6। सो सेकेंड है आपका 4 6 कौन सा है इसमें ऑप्शन, सेकेंड में 4 6 है ए वाला। सो सेकेंड का ए हुआ, ठीक है, सेकेंड का ए वाला हुआ 4 6। फिर थर्ड वाला, आपको इनमें से पांचों में से 4 ही करने हैं, पर मैं कर देती हूँ सारे। थर्ड, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। आर के कोऑर्डिनेट्स तो ये देखो, ये आर है आपका,
इसके कोऑर्डिनेट्स तो देखो यहाँ ये 6 की सीधाई पे है, सो ये 6 हुआ। एक्स एक्सिस ये, अच्छा वाई कोऑर्डिनेट कहाँ है, सो देखो इसकी सीधाई पे क्या है ये, ठीक है। सो ये इसकी सीधाई है, सो 6,5 होगा, ठीक है। सो 6,5, सो 6,5 कहाँ आया यहाँ, सो ये ए है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर 6,5। इन्होंने केस स्टडी का नाम लिख के आपको डरा दिया है, पर डरने वाली कोई बात नहीं, उल्टा केस स्टडी में और ज़्यादा सिंपल सम्स हैं। फोर्थ, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सो डी है कहाँ, सो ये रहा डी, ठीक है। सो डी तो देखो एक्स एक्सिस पे है ना, सो एक्स एक्सिस पे है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स देखो ये 10 है, सो ये 11 हुआ, ये 12 हुआ, ये 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो यहाँ डी 16 पे आया, सो 16,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है ना, तो 16,0 कहाँ है, सो ये भी ए, ठीक है। सो फोर्थ का भी ए 16,0, सो फोर्थ का ए 16,0। फिफ्थ नंबर, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इफ डी इज टेकन एज ओरिजिन। अगर सपोज डी ओरिजिन होता, अगर डी 0, 0 होता, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होते। अगर कह रहा है कि डी 0, 0 होता, सपोज जैसे यहाँ ए 0, 0 है, तो डी 0, 0 होता, तो पी क्या होता, तो ये है डी हमारा 0, 0। सपोज करने बोल रहा है कि पी, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इफ डी इज टेकन एज ओरिजिन। अगर यहाँ 0, 0 ले लेते, ठीक है, सो कोऑर्डिनेट्स क्या होते, तो देखो P, यहाँ देखो P कहाँ आया, तो देखो D का ये राइट साइड होगा, जो ये होगा D का राइट साइड होगा, और फिर ये साइड क्या हो जाएगा, D का लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो आपको पता है कि लेफ्ट साइड, लेफ्ट एक्स एक्सिस पे हमेशा नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। आपको क्वाड्रेंट अगर पता हो तो मैं आपको यहाँ थोड़ी सी आइडिया दे देती हूँ। यहाँ देखो ये आपको पता ही है, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव होते हैं, राइट साइड पे सब पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे सब नेगेटिव होता है, ठीक है। फिर ऊपर अप सारे पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ डाउन सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से, तो देखो अब ये है, तो अब मतलब वाई एक्सिस तो बराबर है, वाई एक्सिस तो 6 ही होगा, पर जो एक्स एक्सिस है वो देखो लेफ्ट में हो गया, क्योंकि डी यहाँ बीच में है, तो ये राइट, ये नेगेटिव। सो यहाँ कैसे हम करेंगे, तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ ये 0, 0 है, तो ये क्या होगा, -1, -2, -2, -3, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12। सो ये क्या होगा, -12, सो -12,6 होगा P। सो यहाँ देखो ऑप्शन में है भी एक -12,6। और ज़्यादा आपको खाली ऑप्शंस देख लो, देखो 12, 2, 12, 3, कभी कभी ऑप्शन देख के भी आइडिया आ जाता है। एक ही नेगेटिव वाला है, सो नेगेटिव ही आंसर होगा। सो ये बी वाला आपका सही आंसर, ठीक है। सो वैसे भी देखो आपको ऑप्शंस तो मिले ही हुए थे कि 5 में से 4 करने, तो अगर ये 5th वाला आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सिर्फ 4 करने के, ठीक है, पर हम क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम सब कर रहे हैं। सो ये 5th का डी, ठीक है। सो -12,6, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 19, ये भी एक केस स्टडी है। क्वेश्चन 19 देखते हैं। यहाँ इन्होंने काइट का फिगर दिया है। राहुल स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 10th, ही इज मेकिंग काइट टू फ्लाई इट ऑन संडे। से संडे को ये उड़ानी है। फ्यू क्वेश्चंस केम टू हिज माइंड वाइल मेकिंग, गिव आंसर्स। ये बनाते टाइम इसके मन में कुछ कुछ सवाल आए। क्या क्या सवाल आए? राहुल टाइड द स्टिक्स एट वॉट एंगल्स टू ईच अदर। ये राहुल ने ये डंडियाँ बनाई हैं, तो बताओ कि ये डंडियाँ कितने एंगल पे बनाई हैं। सो ऑब्वियसली देखो क्रॉस कर रही हैं, तो सब 90 डिग्री है। दिख ही रहा है कि ये 90 डिग्री पे क्रॉस कर रही है। अगर देखो सिंपल 90 डिग्री पे क्रॉस कर रही है। सो राहुल टाइड द स्टिक्स
एट व्हाट एंगल टू ईच अदर, मतलब किस पे काट रही हैं, तो क्वेश्चन 19। सो उसका फर्स्ट का आंसर है सी, 90 डिग्री पे ये डंडियाँ काट रही हैं। विच इज़ द करेक्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर ट्रायंगल्स एट द अपर पार्ट ऑफ दिस काइट। कह रहा है ये जो छोटे छोटे ऊपर ट्रायंगल्स हैं, पहले तो क्वेश्चन समझो। विच इज़ द करेक्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, इन दोनों पार्ट्स के लिए कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया अप्लाई होगा। सो कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया अप्लाई होगा। सो देखो ये देखो एंगल कौन सा बीच में कॉमन है, दोनों के बीच में एंगल कौन सा कॉमन है, 90 डिग्री, ठीक है। और दोनों में साइड कौन सी कॉमन है, ये वाली, ठीक है। और फिर ये साइड देखो, ये मिड पॉइंट जैसा है। सो ये दोनों साइड्स भी इक्वल, तो साइड एंगल साइड, ठीक है। सो ऊपर वाले ट्रायंगल्स में साइड एंगल साइड हो रहा है, ठीक है। सो साइड एंगल साइड। सो बी वाला, सेकेंड का बी वाला क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। दो सिमिलर ट्रायंगल्स का साइड 4:9 है। करस्पॉन्डिंग मीन्स ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, इनके मीडियन क्या होंगे। आपको ट्रायंगल्स चैप्टर याद होगा, उसमें एक थ्योरम था कि सिमिलर ट्रायंगल्स और मीडियंस के बीच में एक कनेक्शन था। देखो अब इस क्वेश्चन का आंसर तभी कर पाओगे जब आपने ध्यान से टेक्स्ट बुक की होगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, उनकी साइड्स हैं, सो उनके मीडियंस का रेशियो क्या होगा। सिमिलर साइड्स का रेशियो ये है, तो मीडियंस का रेशियो क्या होगा। मीडियंस क्या होती हैं आपको पता होगा, जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, मीडियंस क्या होती हैं, जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, तो मीडियन क्या होता है, यहाँ के वर्टेक्स से यहाँ तक एक, ठीक है। सो ये क्या करती है, सामने वाली लाइन को दो में डिवाइड करती है। तो कह रहा है कि अगर भाई साइड्स किसी सिमिलर ट्रायंगल है, साइड्स हैं, तो मीडियन का क्या। तो वही मैं आपको कह रही हूँ, अगर आपने टेक्स्ट अच्छे से की होगी तो आंसर कर पाओगे। ये देखो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज 141 है, उसका क्वेश्चन 16 देखो। इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC PQR, AD और PM मीडियंस हैं ट्रायंगल ABC, वेयर ट्रायंगल ABC सिमिलर, मतलब दो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं, सो प्रूव दैट AB अपॉन PQ, दो साइड का रेशियो इज इक्वल टू मीडियन का रेशियो, है ना, साइड का रेशियो इज इक्वल टू मीडियन का रेशियो। तो ये रिजल्ट है, प्रूव्ड रिजल्ट है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके जो मीडियन का रेशियो होगा उनके साइड्स के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। सो ये प्रूव्ड रिजल्ट है। सो आप क्या लिखोगे, सो यहाँ आंसर क्या लिखोगे, थर्ड एरिया ऑफ टू इज 4:9, सो साइड्स हैं 4:9। सो क्वेश्चन 3rd नंबर, सो साइड्स का रेशियो क्या दिया हुआ है, 4:9, तो मीडियंस का रेशियो भी क्या होगा, 4:9 ही होगा। सो आंसर क्या हुआ, बी, ठीक है। कैसे हुआ, तो मैंने आपको बताया कि ये रिजल्ट है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड का रेशियो उनके मीडियन के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। अभी 4th नंबर देखते हैं। मतलब जिसने टेक्स्ट बुक अच्छे से की होगी ना, उनके लिए ये क्वेश्चंस बड़ी बात नहीं है। जिसकी टेक्स्ट परफेक्ट है, जिसने टेक्स्ट अच्छे से की है, एग्जाम्पल्स अच्छे से किए हैं, तो उनके लिए ये पेपर कुछ भी नहीं है। 4th नंबर, इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। सो ये देखो, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम जैसा कोई स्टेटमेंट है। देन एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल, दिस थ्योरम इज कॉल्ड, ये उल्टा स्टेटमेंट है, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स दिया, इन्होंने किसका स्टेटमेंट दिया, ये देखो सिंपल सम, इसमें है क्या, इन्होंने कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट बोल रहे हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, पाइथागोरस है, थेल्स है, कन्वर्स ऑफ थेल्स है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। तो जब स्क्वायर ऑफ वन साइड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड राइट एंगल ऐसा आया, मैं क्या समझ गई, पाइथागोरस है।
पर इसने लिखा है देन एंगल ऑपोजिट टू फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। राइट एंगल का प्रूव करते हैं, कन्वर्स ऑफ। तो फोर्थ का आंसर है डी। सो फोर्थ का आंसर है आपका डी, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। फिफ्थ, व्हाट इज द एरिया ऑफ द काइट। काइट का एरिया क्या है? फॉर्म्ड बाय टू परपेंडिकुलर स्टिक्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ काइट। काइट का एरिया क्या होगा जब जो उसके परपेंडिकुलर स्टिक्स हैं उनका लेंथ 6 और 8 होगा, तो काइट का एरिया क्या होगा। तो देखो यहाँ पे आपको एरिया ऑफ काइट मांग रहा है और उसने आपको बोला है कि दो परपेंडिकुलर स्टिक्स हैं जिसकी लेंथ 6 और 8 सेंटीमीटर है। सो यहाँ देखो एक की लेंथ 6 है और एक की लेंथ 8 है। अब अगर आपने स्टैंडर्ड 8 थोड़ा ढंग से पढ़ा हो तो स्टैंडर्ड 8 में आपने पढ़ा था कि जो रोम्बस होता है, जो रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो काइट्स की प्रॉपर्टी जैसी होती हैं। मतलब खासी जो रोम्बस की प्रॉपर्टी और काइट की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती हैं। सो देखो अगर एरिया आपको निकालना है, सो एरिया ऑफ काइट क्या होगा। तो रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। सो वही एरिया ऑफ काइट का फॉर्मूला होगा डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि रोम्बस की एरिया काइट की एरिया के बराबर होती है। ठीक है, सो हम इसका आंसर लिखेंगे कि एरिया ऑफ काइट इज इक्वल टू d1 इंटू d2। सो डायगोनल 1 क्या है 6, सेकेंड है 8, सो 6 8 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपका सही आंसर है ए इज द करेक्ट आंसर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन 19। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 20 देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20। ठीक है, अब यहाँ देखो इसकी शेप देखो, मैंने कुछ देखा नहीं है। वो कह रहा है ड्यू टू हैवी स्टॉर्म, एक बहुत ही आंधी आई, इलेक्ट्रिक वायर गॉट बेंट, एक वायर ऐसे बेंट हो गई। इट फॉलोड अ मैथमेटिकल शेप, एक शेप बन गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो ये कौन सा शेप है? आपको अगर याद हो, ये चैप्टर जब चला था मैंने बताया था, शेप का नाम है पैराबोला। क्या नाम है? पैराबोला। आपको ये याद होना चाहिए, मैंने बताया था। ये नहीं याद हो तो चैप्टर फिर से देख लो। सो ये पैराबोला की शेप है, इसे पैराबोला कहा जाता है। सो 20 डी पैराबोला। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सम है। आप एग्जाम में क्या करोगे, नेक्स्ट पेज पे लिखोगे क्वेश्चन 20। ठीक है, मैं यहीं लिख रही हूँ, पर एग्जाम में आपको फ्रेश पेज लेना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे बाजू में मत लिखना, आप फ्रेश पेज पे लिखना क्वेश्चन 20। मैं यहीं लिख लेती हूँ क्वेश्चन 20। सो फर्स्ट का डी पैराबोला, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सेकेंड, हाउ मैनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल शेप ऑफ द वायर। सो इस पॉलिनोमियल के लिए कितने जीरोज होंगे। सो कितने जीरोज दिख रहे हैं, कितने आंसर्स दिख रहे हैं। देखो एक ये आंसर, एक ये। सो कितने जीरोज दिख रहे हैं? दो ही आंसर होंगे। सो हाउ मैनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। सो A2, दो ही आंसर दिख रहे हैं। सो A2। थर्ड, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर। ठीक है, सो इसके जीरोज का आंसर बोलो। सो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो देखो वो भी दिख ही रहा है। ये देखो, ये है -1 और ये है 3। ठीक है, दिख ही तो रहा है। ये -1 है, दिख रहा है ना, ये -1 और ये क्या है 3। सो -1 या 3 होगा। सो बी का आंसर इज बी। सब देखो फिगर में ही है। देखो ये -1 है, ये -1 पे कट है और ये 3 पे कट है। सो -1, 3 इसका आंसर है। सो थर्ड का आंसर है बी, -1, 3। -1, 3 मतलब दो आंसर है, सॉरी, -1, -3। ओ -1 है और 3 है, अलग अलग आंसर्स हैं। फोर्थ नंबर देखो, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल कैसा बनेगा, तो ये भी आपको पता ही है। एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, x² - α + β + α × β।
सो ये भी अगर लॉजिक के साथ थोड़ी सी बात करें तो एक्सप्रेशन आपको पता है पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा बीटा क्या है, सो यहाँ देखो दो वैल्यूज़ हैं, एक्स इज इक्वल टू -1 और ये है एक्स इज इक्वल टू 3। सो -1 और 3, सो अल्फ़ा की जगह -1 रखेंगे, बीटा की जगह 3, अल्फ़ा की जगह -1, बीटा की जगह 3। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 में से 1 गए 2x प्लस माइनस माइनस 1 3 जा 3। सो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। सो ये हुआ आपका 4th नंबर। सो इसका आंसर क्या आया, सही आंसर है ये है आपका सी नंबर, ठीक है। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। 5th देखते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इफ़ x इज इक्वल टू -1। अगर x की जगह -1 डालेंगे तो वैल्यू क्या होगी, तो x की जगह -1 डाल दो। सो आपका पी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसकी जगह क्या डालना है -1, ठीक है। सो यहाँ -1 डालेंगे, -1 डालेंगे। सो देखो -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 माइनस 1 जा ओनली 1, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 -3। सो 1 + 2 क्या हुआ 3, ठीक है, और 3 - 3 क्या होगा 0। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ 5th का डी, ठीक है। सो 5th का है डी। सो देखो ये है आपके 16 मार्क्स के MCQs, ठीक है। क्या थे MCQs, 2 तो ग्राफ बेस्ड सम्स थे, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल रहने वाला है इस बारी का पेपर स्टाइल, पर मेहनत नहीं करोगे तो फिर कुछ भी नहीं है। सिंपल तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे, ठीक है। सो आज हमने पूरा पार्ट A कंप्लीट किया जो 1 मार्क्स का था। पार्ट B हम कल से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। चलें कर लीजिएगा एंड व्हाट्सएप में। थैंक यू।